वेलकम बैक सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और वैसे तो कोरोना वायरस के दौरान ये जो पेंडेमिक का सिलसिला चल रहा है, हर शख्स को एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ती है, मगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है जब एक नई ज़िंदगी वजूद में आ रही होती है, एक किसी घर में खुशी अल्लाह ताला जो है वो देता है, बच्चे की पैदाइश होती है। हामला ख़वातीन को कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जबकि हमारे हमजा मतलब सैडली अभी तक सेफ डिलीवरीज का कॉन्सेप्ट उतना नहीं है। घरों पर ही बच्चों की पैदाइश को महफूज तस्वुर किया जाता है। इस पेंडेमिक में वो कितना महफूज है, क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आने वाले नए मेहमान को जो है ना एक सिक्योर या एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और ऐसे हालात में क्या अस्पतालों में तहफ़्फ़ुज़ के लिए तसल्ली बख्श इक़दाम किए गए हैं, और इन सवालों के जवाबात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही जवाबात हम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा सिद्दीक चौधरी साहिबा। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आप आई हैं। और फरा, मैं आप कंटिन्यू करें इसको। हम तो मैंने शुरू से भी कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा ना उसमें आई एम फीलिंग लेफ्ट ऑब्वियसली कि ये थोड़ा ख़वातीन का इशू है। कितना इम्पोर्टेंट है ये अवेयरनेस होना, क्योंकि वो जैसे मैं कह रही थी, हमें बहुत से देखने वाले गांव देहातों में भी अगर देख रहे हैं और वो समझते हैं नहीं घर में हमारे यहाँ तो हमेशा ही डिलीवरीज घर में होती हैं जी, हम तो अस्पताल जाते ही नहीं हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी प्रेग्नेंट विमेन जो हैं वो दे आर मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग मोर कॉम्प्लिकेशंस इन द जनरल पब्लिक, ऐसा नहीं है। जितना रिस्क जितना रिस्क जनरल पब्लिक को उतना ही प्रेग्नेंट विमेन को है। बस उनको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वनरेबल ग्रुप में रखा जाता है कि दे नीड टू टेक मोर केयर जस्ट एज अ प्रिकॉशन। दूसरा ये कि उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं जो जिसमें आ जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग ऑफ हैंड्स, और अपने हाथ को बार बार धोएं, साफ़ करें, हाइजीन मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ में फेस मास्क और फेस कवर। ये 3 प्रिकॉशंस हैं जो सारी जनरल पब्लिक के लिए भी हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी हैं। ठीक है। ये और फिर डिलीवरी के मामले को कैसे रखें? डिलीवरी के मामले में ये है कि डिलीवरी के मामले में अगर तो उनको अपनी जो रूटीन चेकअप्स हो रहे होते हैं वो उनको अपने हॉस्पिटल्स में उनको करवाने हैं। बस ये है कि हम खुद ब खुद उनको कह देते हैं कि आपने इतने मतलब 1 महीने के बाद ही आना, 2 महीने के बाद आना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो टेलीफोन पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है बेबी को भी देखना है और प्रेगनेंसी को भी देखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें हमने उनको कम से कम 6 दफ़ा तो ज़रूर उनको हॉस्पिटल बुला के उनको रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स करवाने हैं। फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यही है कि डिलीवरी में अगर सपोजिडली उनको कोरोना के सिम्टम्स आ जाते हैं या वो है, तो फिर उनको यही हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो घर में बैठें 10 डेज़ तक। वो जब तक वो फ्री नहीं हो जाती तो वो घर में बैठे। अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो वो फ़ोन पे डिस्कस करें। लेकिन अगर सपोजिटली वर्सनिंग सिम्टम्स हो गए, ये फीवर नहीं सेटल हो रहा, कफ्स ठीक नहीं हो रही, उनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स हैं जो घर में मैनेज नहीं हो सकते, तो फिर हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल कितने सेफ हैं इस पेंडेमिक में? वहाँ पे कितने ऐसे हिफाजत लिए गए हैं कंसिडरिंग दिस कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो किसी भी नई इन्फेक्शन को कैच करने में ज़्यादा जल्दी उसको असर हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में तो अब तो पाकिस्तान को बिकॉज इट्स बीन द सेकेंड वेव नाउ, तो वो तो अब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। तो हमारे शुरू में जो एंट्रेंस है वहाँ पे वो चेक करते हैं टेम्परेचर, सिम्टम्स वगैरह, उसके बाद वो अंदर जाने देते हैं। अगर किसी को है तो वो उधर ही डॉक्टर को बुला के देखते हैं कि इसको कितना सीरियस है, और फिर उनके लिए आइसोलेटेड वार्ड्स हैं। अगर डिलीवरी करनी है तो वो आइसोलेशन में हम करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल कमरा है जिस पे हमने सारी इक्विपमेंट पहन के जानी है। हमने पूरा गाउन्स पहने, फेस शील्ड पहनी है, ग्लव्स, डबल ग्लविंग होगी, फेस मास्क होगा, तो वो हम पूरा प्रोटेक्ट करके कवर करके तो फिर उस प्रेग्नेंट लेडी का हम डिलीवरी करेंगे। डॉक्टर साहब, 8 से 10 माह तो गुजर गए हैं इस वबा के अंदर। ऐसी ख़वातीन जो कोरोना से मुतासिर हुई, क्या बच्चों की सेहत में कुछ पेचीदगियाँ देखने में आई हैं? देखिए, जनरली बच्चों को नहीं इतना इफेक्ट करता। इवन जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, लाइक वर्टिकल ट्रांसमिशन का ये मतलब है कि मदर टू बेबी ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बहुत ही कम है। पूरी दुनिया में तकरीबन 20 बच्चे हुए थे, उसमें भी 6 बच्चों का टेस्ट पॉजिटिव आया था जब वो डिलीवर हुए थे। तो उसका मतलब है कि बहुत कम है। और जो बच्चों को हो भी जाता है, लाइक जो 20, उनको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, तो डरने की बात नहीं है। बच्चे मोस्टली सेफ रहे हैं इस पेंडेमिक। इस सारी पेंडेमिक का जो एक असर है ना, वो एक तो फिजिकल बीइंग पे है, एक हम स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। और ख़वातीन जो है प्रेगनेंसी में खास तौर पे प्रोन होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी जाती हैं। बिल्कुल। ये डिप्रेशन और पेंडेमिक डिप्रेशन मिलकर आप कैसे देख रही हैं, हाउ टू डील विद दिस, कि वो उनके ब्लड प्रेशर ना बढ़े, शुगर ना बढ़े, उनको एंग्जाइटी अटैक्स ना हो, पैनिक अटैक्स? देखो, एक तो जनरल ये कि जनरली जो
औरतें स्पेशली, मैं बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म में बता दूं औरतों को कि स्पेशली मोर एट रिस्क जो औरतें होती हैं वो 3rd ट्राइमेस्टर में होती हैं 28 वीक्स। तो 28 वीक से बाद प्लीज़ आप लोग अपने प्रिकॉशंस ज़्यादा कर दें, मतलब कोरोना से बचाव करें, जिसमें वही आता है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, और अपने फेस को, मास्क को कवर करें, पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करें, शॉपिंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करो, इन चीज़ों से अवॉइड करें तो आपको ज़ाहिर है रिस्क कम हो जाएगा। उसके बाद जो विमेन जिनके BMI थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ी हेल्दी होती हैं, या एज मोर देन 35 है, या उनको कोई और प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या डायबिटीज़, तो वो उनको ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको कोरोना वायरस वगैरह की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा उनका रिस्क होता है। तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा इन चीज़ों से बचें, अपने आप को बचाएं। कोरोना से इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट योरसेल्फ। इनसे बचाव की तदाबीर वही है, फिर अगेन वही कि जी फेस मास्क, बार बार अपने हाथ धो, और सोशल डिस्टेंसिंग। और अगर पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, हाँ, और दूसरा एंजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो ये कि वो अपनी कई लोग खुद ब खुद अपनी एंटीनेटल विजिट्स को कम कर देते हैं, तो उसमें फिर उनको एंजाइटी इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कई दफ़ा हस्बैंड्स को हम कहते हैं कि हस्बैंड्स ना आए, अकेली आएँ, तो उसमें भी एंजाइटी इशू ज़्यादा होते हैं बिकॉज शी अलोन इज़ हैंडलिंग दीज थिंग्स। तो उसमें फिर हम उनकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं कि लाइक नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अगर हो गया तो उस पर भी ट्रीटमेंट है, और सबसे पहले तो बचाव है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बचाव। डॉक्टर साहब, आप क्या तजवीज़ देंगी इसके ऊपर कि एक खातून खुदा न खास्ता प्रेग्नेंट है और उसको कोरोना जो है वो हो जाता है, ठीक है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप घर के अंदर रहें, क्या ऐसी खवातीन को फौरी हॉस्पिटल जाना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कोरोना के अंदर अचानक तबीयत खराब हो जाती है। जी, नहीं, ऐसी खवातीन को बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एक तो वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं, दूसरा ये फॉर देयर ओन हेल्थ, उनकी फैमिली के हेल्थ के लिए उनको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। और ज़ाहिर उनके पास टेलीफोन ज़रूर होते हैं, जैसे मेरे पेशेंट्स के सबके पास मेरा फ़ोन होता है, तो वो फ़ोन करके मैटरनिटी सर्विसेज में, हॉस्पिटल्स में उनसे एडवाइस लें कि हमने क्या करना है, सेल्फ आइसोलेशन में रहें, वो अपनी डाइट्स को अच्छा रखें, हेल्दी बैलेंस डाइट लें, अपने रूम्स को एरेट करें, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स लें, लिक्विड्स लें, और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी लें। विटामिन डी जो है आपकी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को बहुत कम करते हैं। रेगुलर इनटेक ऑफ विटामिन डी लें, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के घर में उसको देखें। अगर सपोजिटली अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उनको लगता है कि उनके सिम्टम्स फीवर वगैरह नहीं सेटल हो रहा, तो फिर वो डेफिनेटली दे नीड टू बी एडमिटेड द हॉस्पिटल। फिर वो हॉस्पिटल वाले देखेंगे, उनको मैनेज करेंगे, उनके ट्रीटमेंट करेंगे कि क्या हमने चेस्ट इन्फेक्शन के लिए क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आ जाती है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा सिद्दीक साहिबा, आपने हमें ये एक ऐसा मामला है जो कि पेंडेमिक हो या कुछ भी चलता रहता है, सो हैव अ सेफ एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट अपने घरों में, ताकि अल्लाह ताला जिस भी नई जान को भेजे हमारे पास वो सेहतमंद भी हो और अल्लाह ताला ज़िंदगी भी दे। और ये भी इस मामले में भी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। आगे बढ़ेंगे फराह, और 21वीं सदी के तकाज़ों से आरास्ता बेहतरीन हुनरमंदाना तालीम को आम करने का अज़्म लिए एक आलमी तालीमी और तकनीकी इदारे कोडेड माइंड्स ने पाकिस्तान में अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। और इसके जो बानी सदर उमर फारूकी ये होप रोज़गार बस का इफ्तिताह कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 28 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में शामिल है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं, और कोडेड माइंड्स इन बच्चों को हुनरमंदाना तालीम देगा। और ये जो होप रोज़गार बस है, ये कोडेड माइंड्स का इसी मंसूबे का एक हिस्सा है, जिसके ज़रिए मुल्क भर में 3 लाख से ज़ायद मुलाजमतें भी फराहम की जाएंगी। और कोडेड माइंड्स अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के 14 ममालिक में इस वक्त काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान में ऑपरेशन जो है वो इसी साल शुरू हुआ है। इस मौके पर उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की तारीफ की, वहाँ पर रुकन सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी ने कहा कि तालीमी मैदान में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर मौके फराहम करने होंगे, और हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। इस हवाले से हमने बातचीत भी करनी है, और हम उसको आपको बताएंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में। एक और चीज़ इस हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगी, बलूचिस्तान में जहाँ पर गाड़ियाँ और ये सब कुछ नहीं होती ना, वहाँ पे हमजा ऊँट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हाँ, ऊँटों के ऊपर किताबें रखकर, और वो कुछ लोग जिन्होंने काम करना होता है वो हर हालात में कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया जो वो ले आते हैं, तरीका निकालते हैं। तो वहाँ पर ये ऊँट लाइब्रेरी है। जैसे ये होप हमने आपको बताया कि एक रोज़गार बस जो है उसका इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पर ऊँट पे लाइब्रेरियाँ बना के वो मुख्तलिफ गोठों में, कस्बों में लेके जाते हैं ताकि तालीम फैलाई जा सके। और ये बड़ी अहम चीज़ है फरा कि हम तालीम किसी तरीके से तो पहुँचा रहे हैं ना, जो भी ज़रिया है हर बच्चे तक
ख़ास तौर पर बच्चियों तक ऐसे इलाकों में तालीम पहुंचनी चाहिए? सिर्फ सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है इन इलाकों में, इसलिए बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कितना सफ़र वो कैसे करेंगे? और जब घर पर इस तरह की कोई भी बंदा इनिशिएटिव लेता है और घर पर जो है चलकर आ जाती है कोई ऐसी सहूलत, तो यकीनी तौर पर से फ़ायदा उठाना ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर कुछ खाने पीने के हवाले से बातचीत है, लेकिन ये वो खाना पीना है जो रिकमेंड किया जाता है कि ये कहते हैं आप अपनी खुराक को ना दवाई के तौर पे खाएं, वरना आपको जो है ना दवाई खुराक के तौर पे खानी पड़ जाएगी। यानी इतना सूंघ के समझ के एहतियात के साथ खाएं, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खाना है, कब खाना है। बिल्कुल ये चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट्स की फिर हम बात करते हैं उनकी कीमतों की। खैर, खुश्क मेवाजात खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अब आलमी इदारा सेहत ने जोर दिया है कि हर शख्स को यौमिया 25 से 29 ग्राम मेवे खाने चाहिए। अब 25 से 29 ग्राम को तोलना भी बड़ा मुश्किल है कि या क्या मैंने खा लिया कि नहीं खा लिया। कहते हैं यूजुअली कि जैसे कहते हैं ना हैंडफुल, हैंडफुल जो है ना मुट्ठी भर चावल बनाए थे संगीता जी ने, बड़े वो सिंबॉलिक था। ये हैंडफुल जो है ना ये डाइट है जो कि आपको एक वक्त में एक इंसान के लिए काफी होती है। इससे ज्यादा जितनी हम खाते हैं ना, ये नहीं आप देखें किसी की इतना बड़ा हाथ है अब उसके अपनी मुट्ठी, जो उससे जितना ज्यादा खाते हैं उतना ही हमारे ऊपर जो है वो लगता जाता है और चढ़ता जाता है। बहरहाल इस हवाले से हमने अपनी हिकमत नहीं झाड़नी, हमने अपने माहिर जो है उनकी राय आपको सुनवानी है। हमारे साथ हकीम आगार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम आगार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप मुत्तफिक हैं तहकीक से कि रोज़ाना 25 से 29 ग्राम मेवे ही खाने चाहिए, क्योंकि हुक्मा तो बड़े अरसे से कहते जा रहे हैं 7 दाने बादाम के रात को भिगो कर सुबह निहार मुँह खा लीजिए, तो आप इत्तेफाक करेंगे इस मिकदार से? देखिए, जो WHO ने अब नई मिकदार दी है वो 29 ग्राम है। इससे पहले जो WHO की रिकमेंडेशन थी वो 35 ग्राम थी। जो आपके साथी कह रहे थे कि वो हैंडफुल, तो वाकई वो एक हाथ के बराबर, अपने हाथ के बराबर जितना भी आ जाए उसके अंदर वो खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस हवाले से जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, इस हवाले से मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि मैं इसको 2 क्लासिफिकेशन में तकसीम करता हूँ जी। वो कौन सी है? सबसे पहले तो वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो कंप्लीटली पैक होते हैं। मसलन अखरोट कंप्लीटली पैक होता है, बादाम कंप्लीटली पैक होता है, चलगोज़ा कंप्लीटली पैक होता है और मूंगफली कंप्लीटली पैक होती है। ये वो ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारे जिस्म में HDL का इजाफा करते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ये दिल के अमराज से बचाने के लिए हमारे जिस्म की हेल्प करते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। तो आपके ख्याल में ये मेवाजात ज्यादा खाने चाहिए या इनका किस तनासुब से इस्तेमाल करना चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ, दूसरी किस्म जो मैंने आपसे अर्ज की वो खुली हुई है, चाहे वो पिस्ता हो, चाहे वो काजू हो, या इसके अलावा वो हेजलनट हो। ये आमतौर पे दरख्त पर ही थोड़ा सा खुल जाते हैं। ये वो होते हैं जो HDL को नहीं बढ़ाते, हाँ अलबत्ता हमें हेल्प आउट करते हैं। इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, मैं आपसे करूं, एक बिल्कुल मामूली सी एक शख्स अगर लेना चाहे इसके लिए तो 2 चीज़ें, 2 अखरोट, 5 बादाम, ये उसकी डेली खुराक में होना चाहिए, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। ठीक है। अच्छा, एक वक्त में आगा साहब ये एक वक्त में जो है वो खा लिए जाएं, या फिर ये कि कुछ सुबह ले लिए जाएं, कुछ दोपहर में ले लिए जाएं, कुछ शाम में ले लिए जाएं, थोड़े थोड़े करके ले लिए जाएं, या एक ही वक्त पे ले लेना चाहिए? एक वक्त पे लेने ज़्यादा अच्छे होते हैं। मुझे इसमें एक चीज़ का इजाफा करना है कि 5 बादाम और 2 अखरोट के अलावा हमें क्या लेना है। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि अगर हमें अपनी वेट को बेहतर करना है, बहुत सारे लोग होते हैं इसके साथ साथ वो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें हिदायत ये है कि यहाँ पर वो 7 अदद मुनक्कों का इजाफा कर दें। बिल्कुल ठीक। हकीम साहब ये भी बता दीजिए जी, साथ हमें ये भी बता दीजिएगा कि कोई ख़ास वक्त भी रखना चाहिए कि इस वक्त खाना चाहिए, निहार मुँह ये खाने चाहिए, खाने के बाद भी खा सकते हैं, या जब दिल करे आप खा सकते हैं? अगर सुबह नहार मुँह खाएं तो ये बेहतरीन है। आखिरी जो इसकी बेहतरी आ सकती है दर्जात के लिहाज से वो रात को सोते वक्त है। दरमियान में भी खा सकते हैं, लेकिन मिड द मील्स लें, यानी 2 मील्स के दरमियान में लें तो ये बेहतरीन
चीज़ जगह होती है जहाँ पर इसको खाया जा सकता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर कोई शख्स वज़न बढ़ाना चाहे तो इसमें मुनक्का का इजाफा कर दें। मुनक्का हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। मुनक्का का मतलब जो है वो दरअसल तनकिया करना होता है, इसका बीज निकालना। बहुत सारे लोगों ने ये बात कह दी है कि जी मुनक्के का बीज जो है मुनक्के का हिस्सा होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुनक्के का मतलब ही तनकिया करना है, बीज को निकालना है। तो मुनक्के का असल नाम जो है वो मवीज़ है, और मवीज़ मुनक्का इसलिए कहते हैं कि मवीज़ का बीज निकाल दिया जाए। तो अगर वज़न का आपको बढ़ाना है तो मुनक्के का इजाफा करें। अगर आप किसी शख्स को कब्ज़ की कैफियत है तो फिर उसे लाजमी इसके अंदर जो है वो अंजीर का इजाफा करना पड़ेगा, कम से कम 3 वरना 5 अंजीरें अगर इसमें ऐड कर लें तो कॉन्स्टिपेशन का मामला भी बेहतर हो जाएगा। ये एंटीटॉक्सिन भी बन जाएगा, ये हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करेगा, और ये एंटीटॉक्सिन होने की वजह से एंटी कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। आप ये बड़ी एक मुफीद इंफॉर्मेशन थी जो हम सबको दे रहे थे। मेरे जैसे लोग जिन्होंने जेब में रखा होता है थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, वो भी थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ को, ज्यादा ना खा लें। रखें ही उतना ना जितना खाना होता है, रिकमेंडेड डाइट है, मुट्ठी भर रखें, जेब भर ना रखें। हाँ, तो ये जो मुट्ठी भर है ना, ये बहुत, इसीलिए मैंने बार बार मैं तारीफ करती हूँ। मैं जब भी मेरा जहन जाता है ना संगीता जी की फिल्म जो उन्होंने पहली डायरेक्ट की थी मुट्ठी भर चावल की तरफ, कि वो उस वक्त उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, और आज सारी डाइटरी रिकमेंडेशंस है ना, दैट कम्स डाउन टू इट। अच्छा जी, अब कुछ बातें हो जाएं उस म्यूजिक की जो सुबह सुबह आप सुनते हुए आए थे। पाकिस्तानी प्लेबैक गुलकार और उदास गानों के जो गायक हैं सलीम रज़ा साहब, उनको मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए हैं, लेकिन वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। बहुत से लाजवाल गीत जो कि हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे, हमारे दरमियान छोड़कर वो अपने मद्दाहों से और हम सबसे बिछड़ गए। बिल्कुल। एक और जो आपके साथ स्टोरी हम शेयर करने जा रहे हैं, ये जिसे कहते हैं दुनिया के अजायबात और अजूबों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब ये जो पोलैंड में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल खुल गया। आप सोच सकते हैं कि 150 फुट गहरा स्विमिंग पूल होगा, इसकी धूम है इस वक्त पूरी दुनिया में। और जो ज़ेर ज़मीन मसनूई गारों और माया जो तहजीब है उसके शिकस्ता खंडरात पर ये मुश्तमिल है, और ये डीप स्पॉट नामी स्विमिंग पूल है जिसमें ज़ेर ज़मीन होटल भी मौजूद है, और इसमें बहुत से कमरे हैं। हमजाद सुना है कि इसमें गौताखोरों को दिलचस्प अजीब ये स्विमिंग होगी। ज़ाहिर डिस्कवरी पूरा मिशन है, अंडरग्राउंड डिस्कवरी उस पे है। आप ये देख सकते हैं आपके सामने माया सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो तकरीबन 2600 साल बिफोर क्राइस्ट से लेकर तो तकरीबन 250 साल आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट जो है एडी, ये सिविलाइजेशन का वजूद रहा है। ये अपनी आर्ट के लिए, अपने सकाफत के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी एस्ट्रोनॉमी के लिए, अपने ये इस तरह के बहुत सारे जिसे कहना चाहिए ना मॉन्यूमेंटल किस्म की तामीरात के लिए बड़े मशहूर थे। अब तैराक जब गहराई में जाते हैं तो उन्हें मसनूई गार, माया तहजीब के शिकस्ता आसार देखने को मिलते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कुछ राइटिंग्स भी इनकी बड़ी खूबसूरत मानी गई है माया सिविलाइजेशन की, आज तक लोग उसे डिकोड कर रहे होते हैं। और जब इसका इफ्तिताह किया गया है तो गोताखोरों का ये कहना था कि यहाँ कोई मछली या कोई और चट्टानें मौजूद नहीं है, अलबत्ता पानी में बाहिफाजत गोता लगाने की तरबियत के लिए ये एक बेहतरीन मकाम है। यहाँ पर तरबियत हासिल की जा सकती है, नीचे कोई ख़तरा मौजूद नहीं है उनके लिए। हाँ, जाना चाहेंगे इस जगह पे? बिल्कुल जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे, देख के इतना अच्छा लग रहा है। दुनिया के जैसे कहना चाहिए ना अल्लाह ताला की वो जैसे ना कि आप देखें इन लोगों को जो कि आपसे पहले दुनिया में रहे हैं और फिर उनका अंजाम हुआ है, ये वैसे जैसे कहना अजायब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक इबरत भी है हम लोगों के लिए कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आए और चले गए, और कैसे कैसे लोग अभी मौजूद हैं। ये हम अब आपको 4 सद्दा से बताएंगे कि एक बुजुर्ग ने 10 माह के अरसे में ना सिर्फ हाथ से कुरान करीम लिखा है बल्कि उसका पश्तो जुबान में तर्जुमा करने की सादत भी हासिल की है। और इस बुजुर्ग से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने नुमाइंदा 92 ज़ीशान काका खेल के जरिए से। दिखाइएगा। जी हमज़ा और फ़राह, बहुत शुक्रिया। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बुज़ुर्ग के साथ कि वो न सिर्फ़ अपने घर वालों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए हैं। ये जो बुज़ुर्ग है उन्होंने 10 माह की कलील मुद्दत में न सिर्फ कुरान पाक को अपने हाथ से लिखा बल्कि इसका पश्तो में तर्जुमा भी किया। ये कुरान मजीद मैंने रोशनाई से कलम के ज़रिए लिखा है, पश्तो तर्जुमा के साथ 10 माह के कलील मुद्दत में। लेकिन इसके लिखने पर जो मैं आपको बता दूं, एक सफ़े पर मेरा 1.5 घंटा खर्च हुआ है।
आधा घंटा लिखने में और 1 घंटा सुखाने में। इनका जो कारनामा है इनको न सिर्फ दाद देने की ज़रूरत है बल्कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि इतने कलील वक्त में कुरान पाक को न सिर्फ लिखना बल्कि तर्जुमा करना एक बहुत बड़ा काम है। जी बिल्कुल ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपने हमें इन बुज़ुर्ग से मिलवाया। ये प्रायोरिटीज़ की बात है फ़रा, कि आपकी प्रायोरिटीज़ हैं क्या और आप सोच क्या रहे होते हैं, यही अक्कास है, फिर आप वैसी ही चीज़ तख्लीक करते हैं। और अल्लाह ताला उनकी इस काविश को, उनके इस जज्बे को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको भी ये हिदायत दे कि हम ना सिर्फ अल्लाह ताला के पैगाम और तालीमात पे अमल पैरा हों बल्कि उसको आगे पहुंचाने का जरिया और बाइस भी बने अपने अमाल के जरिए से। बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं ना, वो हम जो करते हैं वो दुनिया को बताता है कि हम किसके मानने वाले हैं। तो कोशिश तो करें और ऐसी कोशिश करें जो अल्लाह को भी पसंद आ जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आ जाए। और वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा मुझे एक सफ़ा लिखने में जो है लगता था, 1 घंटा तो सिर्फ सुखाने में लग जाता था। तो कितनी मुश्किल से इस उम्र में उन्होंने ये काम किया और ये जितना भी इनको सराहा जाए वो काम है। और ज़ीशान ने बहुत अच्छा किया, हमारी मुलाकात करवाई है इनसे। बिल्कुल सही। सो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हैव अ वंडरफुल डे। कल फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।